संभालेगी मोर्चा और हम जाएंगे कुछ खा पी लें हम भी। बिल्कुल, एक ब्रेक की बहुत जरूरत आपको है क्योंकि लगातार देखिए कवरेज, बड़ी कवरेज चल रही है और इसी बीच में बड़ी खबरें आपको लगातार दे रहे हैं। मेहमानों के जुड़ने का खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। थैंक यू सो मच रुबिका। और क्योंकि ये बड़ी खबर देखिए, एक तरफ जहां पर जल्दी से आपको अपडेट दे देते हैं, वसुंधरा राजे इस वक्त चुनाव जीत चुकी है। झालरापाटन से वसुंधरा राजे ने चुनाव जीत लिया है और इसके साथ ही बीजेपी इस वक्त 3:1 के रेशो के साथ लीड करती हुई नजर आ रही है। यानी कि 3 हिंदी पट्टी के राज्य जहां पर बीजेपी कमाल करती हुई इस वक्त नजर आ रही है। और खासतौर पे अगर आप राजस्थान देखेंगे 114 के साथ बीजेपी लीड करती हुई, कांग्रेस 70 पर, और मध्य प्रदेश में बीजेपी का आंकड़ा देखिए 163, कांग्रेस यहां पर 63 के साथ सिमटती हुई। हालांकि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर तेलंगाना से जरूर है, 42 पर, जहां पर बीआरएस 63 पर इस वक्त कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है। यानी कि साउथ के इस राज्य में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर। और इसी बीच में रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच में सुभाष सरकार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन ऑफ इंडिया। सुभाष सरकार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। बधाई के साथ शुरुआत करना चाहूंगी, लेकिन ये सवाल मेरे मन में और बहुत से लोगों के मन में है कि आज जो रुझानों में अभी नजर आ रहा है, जो मुमकिन है नतीजों में भी तब्दील होगा, इसकी उम्मीद क्या खुद बीजेपी ने की थी कि इस क्लीन स्वीप के साथ बीजेपी लीड करेगी? हाँ, अभी तो रुझानों में देखिए ना, 3 राज्यों में, 3 बड़े राज्यों में जो नतीजा जैसे चल रहे हैं, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ये सरकार बनाएंगे एकदम निश्चित रूप से। और लोगों का जो डबल इंजन सरकार के ऊपर भरोसा आ गया। ये मोदी जी को गारंटी वाले सरकार जो ईमानदारी से सेंटर में काम करते हैं, और इसके साथ साथ बगल वाले जो स्टेट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी में कितने ईमानदारी से सारे स्कीम का लागू होता है, ये लोगों का ऊपर लोगों का विश्वास भी आ गया। आप देखिए सारे मैथमेटिशियन, सारे पॉलिटिशियन, सारे एग्जिट पोल सब इधर उधर हो गया छत्तीसगढ़ के मामले पर। छत्तीसगढ़ के मामले में सर इधर उधर हुआ, ये मैं अग्री करती हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी पर तमाम आरोप लगते रहे। मध्य प्रदेश को लेकर सबसे पहले मैं ये क्लैरिटी आपसे चाहूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और उनकी योजनाओं का बोलबाला नजर आ रहा है। जिस तरीके के आंकड़े इस वक्त मध्य प्रदेश के सामने, एक तो 163 पर आप लोग लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मोदी का करिश्मा, इसमें कोई दो राय नहीं, अमित शाह की स्ट्रैटेजी, कोई दो राय नहीं कि वो बहुत शानदार रहती है, लेकिन मध्य प्रदेश में जीत का क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान को कितना देती है बीजेपी पार्टी? देखिए, हमारे हर समय हम कलेक्टिव लीडरशिप के ऊपर सोचते हैं। ये क्रेडिट पूरा भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व का है। ये मोदी जी का, अमित शाह जी का, शिवराज सिंह चौहान, सबको नेतृत्व से ये हो रहा है। कलेक्टिव लीडरशिप को आज जीत का सेहरा बांधना बिल्कुल भी बनता है, डेफिनेटली सब बनता है। लेकिन एक सवाल सबके मन में है कि अब सीएम फेस कौन होगा? मैं ये जानती हूं कि आप ये कह देंगे कि ये तो विधायक तय करेंगे, लेकिन अंदर खाने तो हर चीज की चर्चा होती है। अंदर खाने इस बात की भी चर्चा होती है कि आपका इंटरनल सर्वे क्या कहता है। अंदर खाने इस बात की भी चर्चा होती है कि अगर बीजेपी जीतेगी तो चेहरा कौन होगा? क्या वो शिवराज सिंह चौहान भी होंगे या बी कोई दूसरा चेहरा भी बीजेपी के जहन में है? हाँ, हमारे पार्टी ये डिसिप्लिन पार्टी है और जो पार्लियामेंट्री पार्टी ये तय करेंगे, और इसके साथ साथ सारे विधायकगण मिलकर करेंगे। और इसमें भारतीय जनता पार्टी ऑलवेज ए डिसिप्लिन पार्टी, ये कलेक्टिव लीडरशिप से सब कुछ बनता है। एकदम चिंता मत कीजिए, ठीक, सही आदमी, सही नेतृत्व इसको चयन करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल, और चिंताएं तो सर देखिए बीजेपी की खत्म हो गई है इस जीत के साथ ही। एक बार फिर से आपको बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष सरकार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच में प्रहलाद सिंह पटेल एक्सक्लूसिव भारत 24 पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रहलाद पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
और साथ ही बधाई भी। सबसे पहले तो मैं आपकी अपनी सीट से आपकी स्थिति को क्लियर करना चाहूंगी। आप लीड तो कर रहे हैं, लेकिन मार्जिन क्या रहने वाला है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और इस लीड के साथ, और ये लीड बदलती जीत में कन्वर्ट होने के साथ साथ कितने गदगद है प्रहलाद सिंह पटेल? मैं किसी रिकॉर्ड के चक्कर और इसलिए पर यह है कि सम्मानजनक जीत होगी। नरसिंहपुर की जनता सदैव मेरे साथ रही है। मेरे भाई अनुज वहाँ से विधायक थे, 4 चुनाव उनने भी लड़े। मैं पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अपने गृह जिले में गया हूँ, उसी धरती पर पैदा हुआ हूँ। वहाँ भगवान नरसिंह का मंदिर है। मेरे पुरखों ने मेरा नाम प्रहलाद रखा है, तो मैंने पहले दिन ही कहा था कि प्रहलाद नरसिंह के चरणों में गए हैं, तो परिणाम भी उसी दिन तय हो गया था। इसलिए मैं जीत को जीत की तरह ही देखता हूँ, बहुत रिकॉर्ड के चक्कर में नहीं रहता, क्योंकि मैं चुनाव जिस ढंग से लड़ता हूँ, ये मेरे विरोधी भी जानते हैं कि मैं कैसे चुनाव लड़ता हूँ, और इसलिए मेरा विश्वास है कि बहुत सम्मानजनक जीत होगी और जीत अच्छी जीत होगी। लेकिन पूरे महाकौशल क्षेत्र की जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी, बखूबी निभाया क्या आपने उसको, आपको लगता है? विविका जी, मैंने पहले दिन कहा था कि सर माफी चाहूंगी, बस आपको जानकारी के लिए, पूर्णिमा इस वक्त आपके साथ मैं जुड़ चुकी हूं सर जी। मैं 2003 की पुनरावृत्ति देख रहा था। ये मैंने ये बात कही है, मैंने अपना स्टेटमेंट नहीं बदला। और जबलपुर संभाग में एक बार हमने 2003 में कांग्रेस को 1 सीट पर समेट दिया था, और इसलिए मैं उसी आधार पर कह रहा था कि हम 2003 की पुनरावृत्ति देख रहे हैं। लेकिन 20 साल में बहुत सारे फर्क पड़ते हैं, इसलिए 2-4-5 सीटों का अंतर आ सकता है। लेकिन बात आप मानकर चलिए कि 2003 रिपीट हो रहा है, और अब तो परिणाम आ ही गए, रुझान सामने है, और इसलिए मैं गौरवान्वित हूँ। और सबसे अहम बात ये है कि उस समय तो हम विरोध में थे, आज हम 5वीं बार सरकार बना रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फेरबदल ये है कि 20 साल पहले मोदी जी नहीं थे, आज मोदी नाम का मैजिक हमारे साथ है। उनके कार्य प्रणाली का जो तरीका है, जो सिर्फ आश्वासन नहीं देता, जो वो कहते हैं वो करते हैं। और मैं 4 बातें और साथ में बोलता था कि गरीब कल्याण का उनका संकल्प, महिला सशक्तिकरण का उनका जज्बा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य हमसे बेहतर हो, और जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वो है किसान। हमारी कृषि ऋषि परंपरा की कृषि है, और इसलिए उसको सम्मान मिलना चाहिए, और उसके परिश्रम की कीमत भी सही मिलनी चाहिए, यानी अनाज की कीमत सही हो। और ये चारों काम मोदी सरकार ने करके दिखाए हैं। तो महिला सशक्तिकरण पर मध्य प्रदेश और भारत की सरकार ने जो काम किए हैं वो बहुत बेहतरीन काम है, और हम फिर से मातृ सत्ता को सर्वोच्च स्थान पर लाने के लिए प्रयासरत है। ये तो सीढ़ियां हैं, और इस सीढ़ियों को जनता ने स्वीकार किया। कोई बात नहीं सर, आप आगे से क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि बार बार मध्य प्रदेश में इसको लेकर चर्चा हो रही है कि अब जब इतनी मार्जिनल जीत बीजेपी के हाथों में है, चेहरा कौन? मैंने इससे पहले भी सवाल पूछा था, आपने सुना होगा कि क्या शिवराज सिंह चौहान ही रिपीट होंगे। लेकिन ये सवाल अब मैं आपसे पूछती हूँ सर, क्या मैं मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री से इस वक्त मुखातिब हूँ? रुका जी, आप क्रांतिकारी संवाददाता हैं और जर्नलिस्ट हैं। आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी बातें चलती नहीं है। अब परिणाम आ गए हैं, और मुझे लगता है बहुत देरी नहीं लगेगी। हमसे पहले शायद आपको जानकारी लग जाएगी। आप जो जानकारी देंगे, हम पार्टी के उस फैसले को स्वीकार करेंगे। एक बात मैंने आपसे तब भी कही थी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा 5वीं बार, वो अब सच साबित होता दिख रहा है। आगे के बारे में पार्टी की अपनी मर्यादा है। जो जिम्मेदारी पार्टी कार्यकर्ता के नाते हम लोगों को देती है, हम उस पर खरे उतरने के लिए तत्पर हैं, इतना मैं जरूर कहता हूं। मध्य प्रदेश में जीत के 3 बड़े फैक्टर बीजेपी के लिए सर, आपको क्या समझ में आ रहे हैं अभी तक? नंबर 1, मोदी नाम का मैजिक। नंबर 2, हमारा संगठनात्मक ढांचा, जो अमित भाई की रणनीति, हमारे नड्डा जी का जो परिश्रम की पराकाष्ठा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश का जो संगठन है वो उच्च श्रेणी में माना जाता है। मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज जी के नेतृत्व के कामकाज, ये ही 3 कारण मुझे लगते हैं। सर क्या मैं इसमें चौथा शिवराज सिंह की लाडली योजना ऐड कर सकती हूँ?
मुझे लगता है कि आकलन करने में आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप आकलन कर सकते हैं। भविष्य में भी आकलन होंगे कि कई बार कोई योजना है जो क्लिक करती है, लेकिन मैं समुच्चय के तौर पर जीत देखता हूँ। एक किसी मुद्दे पर जीत नहीं होती है जी, लेकिन जीत का कारण या बढ़त का कारण कोई ना कोई इश्यू होता है। तो चुनाव के बाद समीक्षा आप लोग भी करेंगे, हम लोग भी करेंगे, और मुझे लगता है कि मातृशक्ति का भयंकर योगदान है। लेकिन बिल्कुल। सीढ़ियां बहुत हैं, उसमें उज्ज्वला भी है, शौचालय भी है, जल जीवन मिशन है, लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण की व्यवस्था है, यहाँ पर लाडली बहना जन्म से लेकर लाडली बहना तक की मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। इसलिए केंद्र और राज्य में दोनों का जो मिला जुला स्वरूप है वो मातृशक्ति को ऊंचाई देने वाला है। ये तो हमारी सीढ़ियां हैं। जी, जब तक मात्र सत्ता सर्वोच्च सत्ता नहीं बन जाएगी तब तक अभी बहुत कुछ काम अभी करना बाकी है, देखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद पटेल जी हमसे बातचीत करने के लिए, और बहुत एक बार धन्यवाद फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, बीजेपी को बड़ी बधाई। और मैं उम्मीद करती हूं कि कोई खुशखबरी जब आएगी आपके नाम को लेकर तो आप हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। और इसी बीच में देखिए बुधनी सीट से अपडेट है, शिवराज सिंह चौहान इस वक्त आगे चल रहे हैं और दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर वन से कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त लीड कर रहे हैं और छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ भी आगे चल रहे हैं। हिंदुत्व की पिच, बड़ी पिच मध्य प्रदेश में, लेकिन भारी पड़ते हुआ बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड नजर आ रहा है। और इसी बीच में दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं, बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, इंदौर वन से कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त आगे चल रहे हैं। कई जगह रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से टैली आपको मैं जल्दी से रिपीट कर देती हूं। राजस्थान की बात करूंगी, 199 सीटों के रुझान, 73 पर कांग्रेस लीड करती हुई, बीजेपी 111 पर और अन्य 15 पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में 230 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें 162 पर बीजेपी लीड करती हुई नंबर 1 पार्टी इस वक्त बनी हुई है। मेहमानों का बड़ा पैनल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जाहिर है कि अब जब टैली संभावित नतीजे या कह लीजिए कि लगभग नतीजे इस वक्त सामने हैं तो इनको लेकर एनालिसिस क्या निकलकर सामने आता है। मनीष शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष गुप्ता जी, माफी चाहूंगी, स्वागत करती हूँ आपका मनीष जी। मैं मोहम्मद अमीन अब से थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आकाश मुनि जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसी बीच में संजय मिश्रा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। और सबसे पहले अंशु त्रिवेदी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। अंशु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और क्यों ना पहला सवाल अंशु जी आप ही से ले लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही थी इन तीनों हिंदी पट्टी राज्यों में सरकार आप बनाएंगे, इसका दावा आपकी तरफ से था, लेकिन सारे दावे हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं। एक सिर्फ तेलंगाना आपके लिए आज गुड न्यूज लेकर आया है। जी हाँ, तेलंगाना बहुत अच्छी खबर लाया है हमारे लिए। हमने एक क्षेत्रीय दल से सत्ता छीनी है और एक आंधी चलाई है। राजस्थान में परिपाटी ये रही है कि वो रोटी पलटते रहते हैं, तो उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। और छत्तीसगढ़ में अभी निर्णय आने बाकी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के रुझान जहां तक आते हैं तो अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट नहीं आए हैं। जो सत्ता छल से छीनी गई थी उसको वापस पलटने में हम नाकामयाब रहे हैं, जबकि 5 साल पहले जनादेश हमारे साथ था। तो उसका हम लोग आकलन करेंगे। फिलहाल तो यदि ये रुझान रहते हैं तो मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और हम अपनी राजनीति को आगे ले जाएंगे। उसका 2024 में कैसे चलना है, क्या करना है। लेकिन इसमें हमारी एक जो जीत हुई है वो इसमें इसलिए हुई है कि हम लोग जो गारंटी का मॉडल लाए उसके ऊपर ही पूरा चुनाव हुआ। आज जब हम लोगों ने एक विकास की और गारंटी का मॉडल दिया तो लेकिन आपकी गारंटी का मॉडल तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी था सर। सुनिए, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिए। तो जब हमने गारंटी का मॉडल दिया तो जिसको रेवड़ी कहते थे आज से 5 महीने पहले तक नरेंद्र मोदी जी, वो भी मोदी की गारंटी बोलने लगे, वो भी गरीब कल्याण की बात करने लगे, वो भी लाडली बहना करने लगे, जिसपे उन्होंने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए। तो आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी गरीब को वापस जन विमर्श में ले आई है, लेकिन संगठनात्मक चूकों के कारण हम लोग जो पिछली बार जनादेश पा पाए थे वो इस बार नहीं पा पाए। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा जल्दी इसका एनालिसिस कर रहे हैं। मुझे लगता है इस पे थोड़ा सा बोल रही थी थोड़ी देर पहले पूर्णिमा जी, समय सर इसलिए लेना चाहिए क्योंकि अगर आप मुफ्त बिजली को
अन्य योजना से कंपेयर करेंगे तो ये कंपैरिजन कोई नहीं ले पाएगा। मेरी बात तो सुनिए पूर्णिमा जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप थोड़ी देर पहले खुद प्रहलाद पटेल जी को बोल रही थी कि लाडली बहना योजना जो थी, जिसको रेवड़ी कहा जाता था 5 महीने पहले तक, उसके कारण एक गेम चेंजिंग इफेक्ट हुआ। नहीं, लेकिन आपको तो लगा कि कर्नाटक में ये फॉर्मूला सक्सेसफुल हो गया है, तो ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी होगा। पूर्णिमा जी मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, आप मुझे बुलाती है तो बोलने का मौका दे, फिर आप मेरे से सर 5 सवाल पूछ लिए मैंने आपसे, आप ये शिकायत नहीं कर सकते। आपके सवालों का मैं जवाब दे रहा हूं, मुझे देने दीजिए, इंटरप्ट मत कीजिए, बहुत अनफेयर और रूड होता है। देखिए ये जो स्टेट है इसमें अमूमन 41-43% के आसपास कांग्रेस भाजपा रहती है। 2% जो स्विंग होता है उससे नतीजों में भारी फर्क पड़ता है। पिछली बार 40 करीबी सीटें कांग्रेस ने जीती थी और हम सत्ता में आए थे। दुर्भाग्य की बात है कि इस बार उन 40 सीटों पे अभी तक हम पीछे नजर आ रहे हैं और इसलिए आपको नतीजे दिख रहे हैं। जब तक अंत होगा तो ये नतीजे थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि गरीब कल्याण महाअभियान जो लॉन्च हुआ बीजेपी की तरफ से, जो कि रेवड़ी बोलती थी आज से पहले, जब हम लोग ने महिला सम्मान निधि दी थी उसको, जो किसान सम्मान निधि दी थी हमने उसको, आज वो भी शिवराज सिंह चौहान के जन कल्याण के मॉडल पे ही आश्रित है। आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं सर कि आपका ये प्लान भी बीजेपी ने चुरा लिया और बीजेपी आपके इस प्लान के साथ सक्सेसफुल हो गई, यही इसके मायने है ना सर? मैं इसको थोड़ा सा और समझ लेती हूँ। सब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े। मैं लौटती हूँ सर आपके पास, थोड़ा सा समय मुझे बाकियों को भी देना होगा। ध्रुव पाठक जी, ये जो आज 3 हिंदी पट्टी राज्यों के अभी तक के रुझान जो बदलते नतीजों में बहुत अच्छे से नजर आएंगे, लेकिन खास तौर पर फोकस मेरा राजस्थान और मध्य प्रदेश पर है। आउट परफॉर्म बीजेपी की तरफ से किया गया है और इतनी शानदार जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। काम क्या किया इन दोनों राज्यों में बीजेपी के लिए? नमस्कार। दोनों राज्यों में एक ही फेस चला है, मोदी जी का फेस। बीजेपी के पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो है वो मोदी जी का फेस है, इसलिए दोनों जगह उन्होंने सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया था, उसके नाम पे चुनाव हुआ था, उसके नाम पे जीत है, तो ये मोदी की जीत है। जैसे सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि ये मोदी की गारंटी की जीत है, वैसे ही सेम ये मोदी जी की जीत है। राजस्थान में गहलोत जी ने कुछ काम किया था, लेकिन वो सचिन पायलट की जो मतलब दरार थी वो पूरे राजस्थान में मतलब उसको स्पॉइल कर दिया। तो उसने कुछ अच्छा काम किया था वो भी नहीं दिख पाया और कांग्रेस ने ग्राउंड पे दिखा सकी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सचिन पायलट ने कांग्रेस को हरवाया? नहीं, सचिन पायलट ने कांग्रेस को नहीं रहे, गहलोत जी पूरा प्रॉपर काम नहीं कर पाए, वो सरकार बचाने में बिजी रहे ज्यादा, सरकार का काम करने से बेहतर। हाँ, क्योंकि आए दिन उसको ये डर सता रहा था कि कभी भी सरकार गिर सकती है, तो इसके लिए वो दोनों के आपस की झगड़े की वजह से वो प्रॉपर गवर्नमेंट रन नहीं कर पाया। मतलब उस आपसी झगड़े को कवर अप नहीं कर पाया, आप ये कहना चाह रहे हैं। उसका इम्पैक्ट और उसका एक डेंट राजस्थान के उसमें देखने को मिला नतीजों में। मध्य प्रदेश में सर, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लाडली योजना थी, और कोई एक बात है कि मैं देख रहा हूँ कि सुबह से कोई नहीं बोल पा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो आवास योजना चलाई थी वो काफी लाखों कैटेगरी में एमपी में लोगों को आवास मिला है, जो झोपड़पट्टी में स्लम एरिया में रहते थे, जो हमारे दलित पोषित जो हमारे भाई बहन है उसको उसने आवास दिया है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उसने खुद मोदी जी ने वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ के उसने आवास दिया था, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आम जनता तक ये सहाय पहुंची है, ये बेनिफिट सीधा मिल रहा है एमपी में। मनीष गुप्ता जी, आप अग्री करेंगे इससे? ये जो दो खास तौर पर इन दोनों राज्यों की, छत्तीसगढ़ में कैसे ये हुआ? क्योंकि भूपेश बघेल सरकार 75 पार का नारा लगातार दे रही थी, वो कितना धता साबित हुआ आंकड़ों में साफ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में 34 पर इस वक्त है और बीजेपी 53 पर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा था कांटे की टक्कर है और एग्जिट पोल भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे। व्हाट टर्न्ड अराउंड? अमित शाह ने डेरा डाला हुआ था, वो असर कर गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतिम दिनों में इतनी रैली, जनसभाएं, रोड शो किया, वो असर कर गया और सेकंड फेज में मामला ज्यादा बदला। पूर्णिमा जी, छत्तीसगढ़ में कांटे का मुकाबला था ही नहीं एग्जिट पोल के हिसाब से। किसी भी एग्जिट पोल ने छत्तीसगढ़ में कांटे का मुकाबला बताया ही नहीं। सबने कहा बीजेपी हार रही है, कांग्रेस जीत रही है और अच्छे बड़े मार्जिन से जीत रही है। और जो शुरुआती पहले 5 मिनट के आंकड़े थे वो तो यही कह रहे थे कि ये होने वाला है, पर स्थिति बदली। अगर स्थिति बदली है तो इसका रीजन सिर्फ एक मैं समझता हूं, वो है मोदी जी की और अमित शाह की जोड़ी की स्ट्रेटेजिक रणनीति, प्लानिंग, जिसमें उन्होंने जो बड़े फेसेस थे वो मध्य प्रदेश में उतार दिए, जिससे कि वहां का चुनाव रोचक बन के जनता में लगा कि मोदी जी के लिए एमपी बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था इस बार का। सक्सेसफुल लगता है आपको कि ये जो सांसदों को इन्होंने उतार दिया राज्य की राजनीति में? इससे ना पूरे क्षेत्र में एक वाइब्रेशन क्रिएट हो गई। ऐसा लगा, लोगों को लगा कि मोदी जी के लिए मध्य प्रदेश बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और उन्हें लगता है 2024 के इलेक्शन में किसी को डाउट नहीं है तो अभी इस बार सरकार हमें बनानी पड़ेगी। तो एक वो, दूसरा जैसे चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश या राजस्थान, तीनों जगह भाजपा के कई कई मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उन्होंने उन सबके फेसेस को हटा दिया। सब जगह ऐसा लगा कि नए फेस आएंगे। नए फेस आने में क्या है, जैसे मानो वसुंधरा को लगा कि हमें नहीं मिलेगी तो किसी जो 3-4 और बड़े लीडर हैं उनकी पूरी की पूरी टीम पूरी ताकत से, डबल ताकत से जुड़ के इस बार हो सकता है हमारा नेता मुख्यमंत्री बन जाए। तो ऐसा एक पूरा अंडर करंट फैल गया जिसने आगे बढ़ा दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बड़ी गलती ये कि उसने जो फ्री कल्चर और उसके अलावा जो उसने कहा जातिगत जनगणना, बस इसी पर बैंक किया जिसका उसे नुकसान भुगतना पड़ा। सनातन धर्म पर प्रहार डेंट किया है इन 3 राज्यों में। देखिए सनातन और धर्म पर पूरे प्रहार का ओवरऑल जो इंडिया गठबंधन का और जो बयानबाजी आई वो ओवरऑल कांग्रेस को ज्यादा डेंट करके गए इन 3 राज्यों में। निश्चित रूप से उसका ज्यादा इंपैक्ट राजस्थान पर पड़ा, वरना मेरे हिसाब से राजस्थान तो बहुत कांटे की टक्कर होने वाली थी। लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट मैच्योर होके आए हैं, अब स्थिति बिल्कुल उलट गई। पहले 2 घंटे में स्थिति कुछ और थी। अब मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि शुरुआती तौर पर जैसे कर्नाटक में कांग्रेस जीती तो उसके जीतने के पीछे यह था कि बीजेपी उतनी थोड़ी सी कंफर्ट में आ गई और इन्होंने 40% के प्रोपेगंडे को आगे बढ़ाया। ये प्रोपेगंडा जैसे ही प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में शुरू किया, अगले ही दिन बीजेपी वालों ने FIR करवा दी और उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई इस मैटर को उठाने की। संभवतः वो इस चुनाव को भी करप्शन पर ले जाना चाह रहे थे, जो वो ले जा नहीं पाए और कहीं ना कहीं उसका फायदा इनको मिला। अखिलेश यादव और मायावती भी इस जीत के फैक्टर हैं। अखिलेश की बयानबाजी हाँ। और उससे एक जनता में मैसेज गया जो बेसिकली जो यादव वोट है, जो OBC वोट है, जहां जहां भी अखिलेश का प्रभाव है, उनको लगा कि अखिलेश यादव को अगर इनकी बात को अगर ऊंचा कर दिया तो मोदी जी से फायदा मिले ना मिले, कांग्रेस को सबक इसको मैं और आपसे इलैबोरेट करवाऊंगी। मैं लौटती हूँ संजय जी, मैं आपके पास आती हूँ। लेकिन अदिति, पनौती कौन साबित हुआ असल में? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और वाकई में कोई ये पनौती फैक्टर है जो आपको नजर आया? देखिए अब क्या होता है कि जब जिस तरफ जीत दिखती है हम वो फैक्टर्स बताते हैं। अभी इन्होंने कहा कि जो बड़े चेहरे उतार दिए उससे वाइब्रेशन हुआ। वाइब्रेशन तो पहले दिन भी हुआ था जब नाम अनाउंस हुए थे, खींचतान शुरू हो गई थी, लड़ाई शुरू हो गई थी, शिवराज सिंह चौहान इनसिक्योर हो गए थे। राजस्थान में जब दिया कुमारी को उतारा तो वसुंधरा खेमा और तमाम तरीके की चीजें हुई थी। वहां पर दोनों ही जगह स्ट्रैटेजी बदली, यहाँ तक कि तीनों जगह पहले तो नए चेहरे उतारे फिर बाद में पुरानों को ले लिया। लेकिन क्या होता है कि नतीजे वही, जो जीता वही सिकंदर। जो आज नतीजे कह रहे हैं उसी के लिहाज से आज हम बातें करेंगे। अब बात है पनौती। एक बार फिर कांग्रेस को हर जगह अपनी दीवार पे राहुल गांधी को लिखना होगा कि जब जब आपने नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी कहा, चाहे आपको लगता है कि वो सही है लेकिन नतीजे ऐसे आते हैं, तो वो उसको घोल कर पी ले कि आप नरेंद्र मोदी को जब जब कहते हैं आप उनका फायदा करते हैं। अगर अभी समझ में नहीं आता और मोदी उसको इनकैश करते हैं और अभी हर समझ में सभा नहीं में वो आता। कहते हैं कि मुझे जितनी गाली दी जाएगी जनता का प्यार मेरे लिए उतना ज्यादा बढ़ेगा। और अगर अभी समझ में नहीं आता पूर्णिमा तो 2024 में एक बार फिर ट्राई कर ले। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना कि झूठों के सरदार है, तमाम चीजें आपस में बयानबाजी, यही बात मोदी जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए भी कही थी लेकिन वो इंपैक्ट नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी के लिए कहते हैं तो नतीजे ऐसे आते हैं। तो क्योंकि बार बार नतीजे ऐसे आ रहे हैं तो शायद आपको बैठकर, कांग्रेस को बैठकर ये समझना होगा कि हम गलती कर रहे हैं। और आज तो पूरा दिन है कांग्रेस के पास एनालिसिस करने के लिए। एनालिसिस करती नहीं है कांग्रेस। 2014 की हार का चुनाव, आज जो जितने भी G23 ग्रुप बना था 2014 के चुनाव की हार का एनालिसिस आज तक नहीं हुआ। G23 को सुना किसने अदिति? ये भी तो बड़ी बात है। G23 अपनी बात कहता गया लेकिन किसी ने सुना नहीं। सर मैं आती हूँ संजय मिश्रा जी, एक प्रतिक्रिया आपसे, क्योंकि बार बार इन चुनावों में चर्चा बागियों को लेकर हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि निर्दलीय किंग मेकर बनेंगे। क्या आपको लगता है कि बागियों का बागी वाला फैक्टर काम किया है या नहीं किया, या इनडायरेक्टली वो बीजेपी को प्लस करते हुए नजर आए? और निर्दलीय आज कहां स्टैंड कर रहा है? नहीं देखिए, आज जो भी रिजल्ट्स के रूप में हम लोगों के सामने है, सबसे पहले तो हम सब किसी को, जनता को धन्यवाद देना चाहिए। जनादेश का सम्मान करना है और लोकतंत्र है, जनादेश है, जनता का आदेश हुआ है, इनको सत्ता मिली है, इन्हें सत्ता चलाने दीजिए। लेकिन सवाल कहाँ उठ रहा है कि जो सर्वे देख रहे थे, जो हम लोग सोच रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी है, राजस्थान में हंग असेंबली का निर्माण होगा, तेलंगाना में एक तरीके से सब किसी का कहना था कि भाई कांग्रेस सरकार बनाएगी, सब किसी को फेल करते हुए, सारे सर्वे को नकारते हुए नरेंद्र मोदी जी की यदि जादू चली है तो उनको भी बहुत बहुत बधाई।
यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की जीत से ज़्यादा कांग्रेस की नकारापन सामने आया है। इनके नकारेपन के कारण ये सारी चीज़ें हैं। चूँकि देखिए, इंडिया के अंदर उस गठबंधन के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं समझता हूं कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां क्षेत्रीय पार्टी हैं। मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है मध्य प्रदेश से जो क्षेत्रीय पार्टी हो और इंडिया गठबंधन के साथ रहा हो, एक भी पार्टी नहीं थी। अखिलेश फैक्टर था, बिल्कुल फैक्ट है कि कांग्रेस अति उत्साह में आ गई थी। लेकिन बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते ये कांग्रेस कब तक करती रहेगी? हर चुनाव के बाद इसी पर चर्चा होती है कि कांग्रेस इसको समझ क्यों नहीं पाती। ये सर बड़ा फैक्टर है। ब्रेक के बाद सर ले लेंगे, दोनों से मैं इस पर रिएक्शन लूंगी, क्योंकि ये बड़ी बात है कि कांग्रेस आखिर असल में मंथन इस पर कब करेगी। अदिति भी इस पर ऐड ऑन करना चाहेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, फौरन लौटेंगे, क्योंकि तीनों ही हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी लीड करती हुई सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और तेलंगाना कांग्रेस के लिए गुड न्यूज लेकर आई है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। और देखिए, इस वक्त जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, इस वक्त आपके सामने तस्वीर है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की टैली पर जल्दी से नजर, 164 के साथ बीजेपी लीड करती हुई, 63 पर कांग्रेस, 3 पर अन्य इस वक्त नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, जहां पर बड़ी योजनाएं और शिवराज सिंह चौहान अकेले दम पर लड़ते हुए नजर आए। हालांकि उनको बीजेपी की बड़ी लीडरशिप का, स्टार कैंपेनर्स का साथ जरूर मिलता हुआ नजर आया, लेकिन मध्य प्रदेश में सवाल अभी भी यही बड़ा है कि चेहरा कौन है, मुख्यमंत्री कौन होगा। बहरहाल इस पर फैसला विधायक लेने वाले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में जहां पर राज और रिवाज बदलने की बात लगातार की जा रही थी, वहां पर रिवाज कायम रहा है और राज बदला है। यानी कि अशोक गहलोत की सरकार जाती हुई नजर आ रही है और 69 पर अभी कांग्रेस बनी हुई है, बीजेपी 113 पर, अन्य 17 पर। और इसके साथ साथ तेलंगाना की स्थिति भी टैली में इस वक्त आपके सामने है। और अदिति, इसी को लेकर बात करते हुए उसके बाद समय आपके पास आऊंगी। यही सवाल जो ब्रेक पर जाने से पहले था कि कांग्रेस के लिए क्या यह स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है कि बहुत देर हो जाती है। अभी मैं कुछ दिन पहले खबर पढ़ रही थी, राहुल गांधी फिर विदेश जाने वाले हैं। हालांकि वो काम के लिए जा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन हर बार चुनावों के बाद राहुल गांधी का विदेश दौरा और चुनावों के नतीजे यही। देखिए, ये बात चाहे माने न माने, चुनाव में सक्सेस जो है ना, जीत, कितने राज्यों में आपकी जीत है, बहुत मायने रखती है। अब ऐसे में राहुल गांधी, पूर्णिमा ने, उन्होंने मेहनत करी, इस बार भारत जोड़ो यात्रा को डिले किया। जब गुजरात के चुनाव थे तो उन्होंने कहा मैं तो भारत जोड़ो यात्रा करूंगा। अदिति, आपको रोकना होगा मुझे। केशव के पास इस वक्त चलेंगे, उनके साथ आके सिंह सर इस वक्त मौजूद है। केशव, ओवर टू यू। जी पूर्णिमा, देखिए इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जी हैं। सर, 3 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में जो मैंडेट आया है, जिस तरह से परिणाम आप लोगों को देखने को मिला, क्या उम्मीद कर रहे थे आप लोग कि इस तरह के परिणाम आएगी बीजेपी के लिए? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि राजस्थान हम जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश भी हम स्वीप कर रहे हैं, ये हम लोग कॉन्फिडेंट थे। छत्तीसगढ़ में भी हमारी प्रदर्शन अच्छी रहेगी, यह भी हम कॉन्फिडेंट थे। देखिए, ये स्पष्ट है कि आप जनता को ठग नहीं सकते। ये जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, विपक्ष, इसको समझना होगा। ये आप नहीं कर सकते जैसे कि कुछ लोग अपने आप को मानते हैं कि राजनीतिक पंडित हैं, कि हम साहब भ्रष्टाचार करें, खूब खाएं पिएं और उसके बाद जात पात का नाम लेकर के या तुष्टीकरण की राजनीति करके, ये माइनॉरिटी पॉलिटिक्स कर करके ये लोगों को बांट करके हम वोट ले लेंगे। ये जनता अब वो ये ठगाव में नहीं आती है। ये क्या क्या लोग शगुफा शुरू किए थे, आप देखे होंगे। रेवड़ी की राजनीति ये भी नहीं चलती है। चलती सिर्फ यही है जो कि बीजेपी की फिलॉसफी है। अब बीजेपी की फिलॉसफी है साहब कि देश सर्वप्रथम, फर्स्ट द कंट्री, और देश को मजबूत बनाना है, देश को, भारत को विकसित बनाना है, ईमानदारी से काम करना है, जनता के लिए काम करना है, गरीबों के लिए काम करना है।
ये हमारी राजनीति। इसी का ये प्रधानमंत्री की राजनीति है, बीजेपी नहीं, ये नरेंद्र मोदी की राजनीति है। यही सक्सीड करता है। आप ईमानदार हैं, अंदर से ईमानदार हैं, अंदर से जनता के लिए समर्पित हैं, तो आप सक्सीड करेंगे, ये दर्शाता है। तो सब लोग सबक ले लें। तो क्या आपको लग रहा है कि तुष्टीकरण के जो राजनीति जो लोग भी करते हैं उनको सबक सिखाया गया? एकदम खत्म हो गया साहब। तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो गई, रेवड़ी की राजनीति खत्म हो गई, ये सब लोग समझ लें। जात पात की राजनीति खत्म हो गई, तो बिहार के भी लोग समझ लें कि ये सारा ये सब चलता उलता नहीं है साहब, कि जात पात ये का जोर घटाव कर करके हम जीत जाएंगे, चाहे जितने भी हम भ्रष्ट हो, जितने भी चरित्रहीन हो, नहीं हो सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि 3 राज्यों में जो रिजल्ट आया उससे नीतीश कुमार भी सबक लें? हाँ जी बिल्कुल, और राजद सबक लें, और इंडिया गठबंधन भी सबक लें जी। लेकिन सर, मध्य प्रदेश के बारे में कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में मामा के खिलाफ नाराजगी है, उस तरह से नहीं आएंगे रिजल्ट, लेकिन सबसे ज्यादा वोट वहीं मिला है। हाँ साहब, एकदम बिल्कुल मिला है, क्योंकि हम लोग का जो ये है, हम लोग की जो पॉलिटिक्स है, हम लोग की जो राजनीति है, वो देश को आगे रखती है, वो जनता को आगे रखती है, वो गरीबों को आगे रखती है। हम लोग लूट पाट की राजनीति नहीं करते हैं, ये जातिगत तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम माइनॉरिटी वोट्स की राजनीति नहीं करते, ये सब हम नहीं करते। लेकिन अब सवाल यह है कि 3 राज्यों में सीएम फेस कौन होगा? ये तो देखिए, ये तय होगा, ये तो पार्टी तय करेगी। अभी इसके बारे में कोई प्रोडिक्शन तो किया नहीं जा सकता, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन क्या आप 2000 देखिए, ये पार्टी और नरेंद्र मोदी की विक्ट्री। मतलब आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही सभी राज्यों में बीजेपी को वोट दिया गया? प्रधानमंत्री का चेहरा हमारे पार्टी का चेहरा है। ये हमारी पार्टी क्या है, वो प्रधानमंत्री अंगीकृत करता है। अब सवाल ये भी है सर कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या इसे सेमीफाइनल मान लिया जाए? साहब, इसमें कहीं कोई डाउट था क्या कि नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? किसी के मन में डाउट है क्या? डाउट है तो ये साहब, ये दिमाग का इलाज करा ले कि एकदम कहीं कोई डाउट ही नहीं है, अगला प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ही होंगे। मतलब राहुल गांधी को 2024 के रेस से बाहर हो जाना चाहिए? अरे नहीं साहब, कोई कहीं है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। उनकी कांग्रेस की सीट हो सकता है कि कुछ घटे ही, बढ़ेगा नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीट घटेगी? हाँ साहब, बढ़ने का कोई आसार हमको नजर नहीं आता है। लेकिन अब आप बिहार से हैं, नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री की इच्छा लिए हुए इंडिया अलायंस का, तो वो इच्छा हमको लगता है कि वो भी अब तिलांजलि दे चुके हैं। तो ये भी आप उनसे अलग से पूछिएगा तो कहेंगे कि कहाँ साहब, कहाँ प्रधानमंत्री, कितने दिन तक मुख्यमंत्री रहेंगे, कितने दिन तक लालू यादव इनको मुख्यमंत्री रहने देंगे, ये सवाल है। सवाल तो इस बात की है। मतलब साहब तो कहने कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को भी सबक मिल जाएगा इस 3 चुनाव राज्यों के जो रिजल्ट आए। हम लोग देखिए, बिहार के करीब करीब हर सीट हम लोग जीतेंगे। ये चुनाव जो है, ये चुनाव है प्रधानमंत्री का 2024 का, कि कौन प्रधानमंत्री होगा, किसकी सरकार बनेगी। तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री होने के चेहरे के लायक थोड़े नहीं है। आज न लालू यादव है, न तेजस्वी है। तेजस्वी साहब कहाँ, तो उप मुख्यमंत्री है, क्या 9वीं पास है कि 9वीं फेल है, ये क्या है साहब? तो कहाँ से ये कोई नेतृत्व कर लेंगे? क्या आपको लग रहा है सर कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता सनातन धर्म को लगातार गाली दे रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, उससे जनता नाराज हुई और ये जो वोट मिला है? ये तो जनता, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई इसीलिए क्योंकि कांग्रेस आज़ादी से लेकर के आज तक जनता को बांट करके ये माइनॉरिटी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते आ रहा है। तो कभी न कभी तो हिंदू जगेगा। तो यही हुआ, कभी न कभी तो रिएक्शन होगा। तो यही हुआ। अब जा करके अब आप देखेंगे कि राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, जनेऊ लेकर के घूम रहे हैं, अब जा रहे हैं। क्या है? पहले क्या कर रहे थे आप? कांग्रेस पार्टी की ये पॉलिटिक्स शुरू से रही है, आज़ादी के समय से रही है, इसीलिए ये जनता में रिएक्शन है। नहीं तो ये हिंदू लोग तो सबसे सेकुलर लोग हैं, लेकिन आप ये करिएगा तो फिर रिएक्शन तो होगा ना जी। तो ये समझ में आ गई उनकी बात, इसीलिए मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। साफ तौर से तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को जनता ने सबक सिखाया और 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है इसमें 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा वोट करके हैं तो बीजेपी को मिली है। ओवर टू यू पूर्णिमा।
बिल्कुल ठीक बात है और साफ कर दिया है आरके सिंह ने यहाँ पर कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए कोई नहीं है। ना राहुल गांधी है, ना नीतीश कुमार है। इंडिया अलायंस गठबंधन को पूरी तरह से सिरे से खारिज करते हुए आरके सिंह को इस वक्त आप एक्सक्लूसिव सुन रहे थे, जिनसे बात कर रहे थे हमारे संवाददाता केशव। और इसी बीच में क्योंकि बड़ी बात, बड़े स्टेटमेंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं और उसी को लेकर सर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी अंशुल त्रिवेदी आपसे, क्योंकि कब एनालिसिस करेगी कांग्रेस, कब अपने ही नेताओं को कांग्रेस सुनने वाली है। अब संदीप दीक्षित आपकी अपनी पार्टी पर मध्य प्रदेश की जो नेतृत्व है उस पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जीता हुआ चुनाव हरवा दिया, हम लाडली योजना का काउंटर ही नहीं कर पाए। क्या कांग्रेस के खुद के नेताओं को कांग्रेस सुनना शुरू करेगी? लगातार बोल रहे हैं कि तीन राज्यों में हार हुए हैं। हम लोग तेलंगाना में इतने शानदार तरीके से जीते क्यों हैं, ये क्यों नहीं कोई बता रहा है। इस पर कब बात होगी, इस पर कब डिबेट होगी? सर उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, लेकिन जब 3:1 का रेशो होगा, जब सर 3:1 का रेशो होगा तो प्राइमरीली सर 3 पर बात होगी और एक के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मेरी बात सुनिए, एक के लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। इंटरप्ट मत कीजिए जी, इंटरप्ट मत कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। तो राजनीति में ऐसा होता रहता है। अभी मैं सुन रहा था कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई मोदी जी की वजह से जीते। तो क्या तेलंगाना की जनता ने सिरे से नकार दिया मोदी जी को? मोदी जी का चेहरा निष्प्रभा दिया तेलंगाना में? ये सब फालतू की बातें हैं जो नैरेटिव बनाने के लिए की जाती हैं। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल सही बात है, कमियां रही हैं, जनादेश हमारे सरमाते हैं, हम मानते हैं उसको, और हमारी जो कमियां है उसको देखेंगे। हम 5 साल पहले ये तीनों जब राज्य जीते थे तब क्या हुआ था? तब क्या मोदी जी को नकार दिया था लोगों ने? तो ये मीडिया के नैरेटिव बिल्डिंग की बातें हैं। ये जो चुनाव होते हैं वो 1-2% के स्विंग से इधर उधर बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं। बात यह है कि आपने देखा अभी आरके सिंह जी जो खुद जो है राहुल जी के सरकार में स्वीकार नहीं कर पा रहे या फेल हो गए हैं बुरी तरीके से। अब स्वीकार नहीं कर पा रहे या फेल हो गए हैं, फ्लॉप हो गए हैं। सिर्फ राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए पूरे इंडी अलायंस को आपने साइड में कर दिया। मनीष दत्ता जी, मैं तो ये सोच रही थी कि तेलंगाना में अगर जीत हुई है तो उसका सेहरा राहुल गांधी के सिर ही बांधेंगे ना ये। हाँ, वहाँ तो मैंने देखा राहुल गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया जा रहा है। राहुल गांधी की तस्वीर को अब तेलंगाना में दूध से नहला रहे हैं, तो राजस्थान में भी नहला दो ना, क्या हो गया? राजस्थान में क्यों नहीं नहला रहे हो? अरे चुनावी हार जीत तो चलती रहती है, वहां आप उनकी तस्वीर को दूध से नहला रहे हो तो यहाँ भी नहलाओ। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी को एस्टेब्लिश करने के चक्कर में इंडिया अलायंस में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए आपने राहुल गांधी को बीच में रख दिया, जिसकी वजह से अखिलेश यादव, मायावती, नीतीश कुमार ये सब आपसे दूर हो गए हैं। सच्चाई ये है कि आपके साथ केजरीवाल भी नहीं खड़े आज की डेट में। आपकी परेशानी ये हो गई है कि अब आपको कोई सहारा नहीं मिल रहा बताने के लिए। अरे देखिए, एक और बात सुन लीजिए। आप लोगों को ब्रेक देने के लिए पीयूष गोयल की प्रतिक्रिया आ गई है सर, उनको सुन लेते हैं पहले। एक सेकंड सर पीयूष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये बात लोगों के जहन में आ गई है। और मोदी है तो मुमकिन है, ये आज देश का हर युवा, देश की हर महिला, देश का हर गरीब इस बात से सहमत हो चुके हैं। जी सर, हमेशा की तरह कांग्रेस फिर से ईवीएम को लेकर रो रही है। बड़ा दुर्भाग्य है, कांग्रेस पार्टी इतना विषयहीन हो गई है और जिसको बैड लूजर्स कहते हैं उसका परिचय फिर एक बार दे। मोदी है तो मुमकिन है, यही कह रहे हैं पीयूष गोयल। ध्रुव पाठक जी, बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस का सफाया हो चुका है और हमने 2024 के चुनाव से पहले सेमीफाइनल जीत लिया है। 2024 की पिच तैयार है क्या? और ये 3 राज्यों में जीत 2024 में बीजेपी को एक बड़ा बूस्ट दे रही है क्या? ऑब्वियसली ये देगी, जबकि 2018 में ये तीनों स्टेट आ रहे थे तब भी बीजेपी मोदी जी के नाम पे चुनाव जीती थी और बूस्ट दे रही थी। जबकि इस बार बहुत पॉजिटिव माहौल है कि तीनों स्टेट बीजेपी जीत रही है, अच्छे मार्जिन से जीत रही है, तो फुल पॉजिटिव होगी। मुझे लग रहा है कि लोकसभा में अभी तो ज्यादा अतिशयोक्त रहेगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 330 जाएगी बीजेपी को। पिछली बार का टारगेट था वो भी इस बार क्रैक करेगी। सर बस अपडेट देना चाहती हूँ, तिजारा से इस वक्त बाबा बालकनाथ पीछे हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले वो आगे चल रहे थे, लेकिन अभी 789 वोट से बाबा बालकनाथ जो कि तिजारा से मैदान में है, इस वक्त वो पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। ध्रुव पाठक जी, बात पूरी कीजिएगा। ध्रुव पाठक जी,
सर म्यूट हैं आप, सर म्यूट हैं आप। आ रहा है राइट नाउ? जी बिल्कुल सर। 2024 का चुनाव मोदी जी के नाम पे ये लोग 303 से पिछली बार का जो मार्जिन था वो भी इस बार ये लोग तोड़ेंगे। कितना जाएगा सर? मुझे कितना जाएगा 2024? ये 542 अतिशयोक्त है ये तो बोलना, लेकिन 542 जाएगा। पिछली बार हारे थे जो इस बार जीते हैं। ये आपकी फ्रस्ट्रेशन कह रही है। नहीं एक चीज और मैं ऐड ये कर दूं आपकी जरा, फ्रस्ट्रेशन कह रही है। मैं एक ऐड कर दूं आप बीजेपी ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी तो कम से कम चुनाव हार ही जाएंगे। सोनिया गांधी राहुल गांधी तो हार ही जाएंगे ना चुनाव। राहुल गांधी पिक्चर में नहीं है। सर जो बात मोदी जी के लिए मैं ऐड कर दूं कि 789 वोटों से मध्य प्रदेश में आपके जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं। पिछली बार तीनों राज्य हारे थे तो मोदी नहीं हारे थे। अरे सुनो राजस्थान में राजस्थान में भाई सर हमने तब बैठ के चर्चा की थी और पूछा था बीजेपी से कि हारे क्यों, ये पूछा गया था। लेकिन आप जो कह रहे हैं, जो आंकड़ा आपने दे दिया सर वो बड़ा अनप्रैक्टिकल है। लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि जुबान पर बैठी होती है, जुबान पर सर सरस्वती बैठी होती है कभी कभी। आप जब ऊपर वालों से झाड़ पड़ जाएगी, क्यों फालतू की बातें कर रहे हो? हम हमारे इस तरह की बातें कोई बीजेपी का नेता करेगा तो अच्छा लगेगा। मोदी जब हारते तो जिम्मेदारी नहीं लेते। तेलंगाना में मोदी जी जिम्मेदार हैं हार के। ये क्या अरे मार्केटिंग कर कहाँ रहे हैं? आप अरे चुनाव का तेलंगाना विश्लेषण में कांग्रेस जीती नहीं है, केसीआर हारे हैं। क्या हुआ? एक बात बस, हिंद में क्या हुआ? एक बात कैसे सर, हुआ? सर उसको तो बात तेलंगाना में कांग्रेस जीत रही है। जीत का सेहरा किसके सिर है? राहुल गांधी के ना। बताइए मोदी जी सर राहुल गांधी के है या नहीं? छोड़िए ना मोदी जी को, आपकी पार्टी के नहीं है। सर छोड़ दीजिए, आपकी पार्टी के नहीं है मोदी जी। राहुल गांधी आपकी है सर। राहुल गांधी, जवाब दूं? राहुल गांधी सर। इसी बीच में दिया कुमारी की प्रतिक्रिया आ गई है, वो सुन लेते जीत का श्रेय उनको भी देना चाहूँगी। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ी है और परिणाम बहुत अच्छा आया है। और जैसा कि हमने देखा कि गहलोत सरकार पे पूरी तरह से जनता का विश्वास पूरी तरह से उड़ गया है। और जिस तरह से केंद्र सरकार की योजना जनता तक पहुंची है, डिलीवरी हुई है। दूसरी ओर डिलीवरी नहीं हुई है, बहुत सारी बड़ी बातें हुई हैं। तो बिल्कुल इन सबका मैजिक था और मोदी जी का जो मैजिक था मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा तो वही काम आया है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में हम लोग बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बना रहे हैं, ये उसी का मुझे लगता है कि रिज़ल्ट है कि जिस तरह से हम लोग सब पूरी जनता पूरी देश की मोदी जी पर विश्वास करती है। और मेहनत की मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत जो हमारा कार्यकर्ता नीचे से लेके ऊपर तक एक कार्यकर्ता के रूप में हम सब ने एक साथ कलेक्टिवली काम किया है, उसका ही नतीजा है। दिया जी, अब चूंकि जीत आपकी हो गई और प्रदेश में भाजपा की सरकार भी बन गई, साफ तौर पे दिख रही है स्पष्ट बहुमत के साथ। बड़ी बात है कि आप चूंकि जगह जगह जहाँ जहाँ आपको मौका मिला वहाँ वहाँ अपने झंडे गाड़े, जीत का परचम ले रहा है आप। इस बार जयपुर से आपके जीत का परचम है, बड़ी जीत है। क्या मान के चले अब अगला ताज, क्योंकि अब जब सरकार बनेगी तो क्या बड़ा ताज क्या रहेगा आपके? जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगी। और मैं तो ये कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की हम लोग अब सरकार में आएंगे और पूरी तरह से एक अच्छी जो गवर्नेंस होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, हर व्यक्ति का जो जिस तरह से केंद्र सरकार ने काम किया है, ये तुष्टीकरण की राजनीति जो हुई है उससे दूर हटकर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हर व्यक्ति के लिए योजना के माध्यम से, काम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और वो सबको दिखाई देगा। तो देखिए विद्याधर नगर से जीत चुकी दिया कुमारी को इस वक्त आप सुन रहे थे। लगातार बीजेपी में इनका कद मजबूत और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और डेटा सेंटर हम चलेंगे, मेरी सहयोगी महिमा इस वक्त मेरे साथ वहां पर मौजूद है, लेकिन उनके पास चले इससे पहले पीसीआर से बस मुझे एक अपडेटेड जानकारी चाहिए होगी कि कितने राउंड की वोटिंग अभी तक हो चुकी है। महिमा, ओवर टू यू। बताएंगे अपने तमाम दर्शकों को कि छत्तीसगढ़ में आखिर किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती। और सबसे बड़ी बात कि कका का जादू यहाँ पर चलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी के पास अगर देखिए तो अब तक 90 विधानसभा सीटों में से 34 सीटों पर बढ़त आगे देख पा रहे हैं हम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो 53 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अदर्स की अगर बात की जाए यानी कि निर्दलियों को अगर देखें तो यहाँ पर 3 सीटों पर इस वक्त निर्दलीय आगे चल रहे। तो छत्तीसगढ़ का आंकड़ा इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 90 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी यहाँ पर सीट्स मिलती हुई नजर आ रही है, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। गोठान योजना जिसका जिक्र बार बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हैं, उसका जादू चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और भारतीय जनता पार्टी देखिए पूर्णिमा यहाँ पर फिलहाल आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। ओवर टू यू पूर्णिमा। इसी बीच में बड़ी खबर, गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली आ रहे हैं और दूसरी तरफ तिजारा से
बाबा बालकनाथ जीत दर्ज कर चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बाबा बालकनाथ की जीत दर्ज हो चुकी है। गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली पहुंच रहे हैं, लगातार अपडेट हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होनी है, जिसके लिए वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं इस वक्त। और उसके बाद उनकी मुलाकात होगी, शानदार प्रदर्शन बीजेपी का, जिसके बाद प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात। और प्रधानमंत्री वैसे भी बीजेपी मुख्यालय शाम को 7 बजे उनके जाने का कार्यक्रम है। बड़ी तैयारियां वहां पर की गई होंगी संजय मिश्रा जी, और बड़ी तैयारियां बनती भी हैं, क्योंकि डाइसी सिचुएशन के बीच में तीनों हिंदी पट्टी के राज्यों को निकाल लेना यह बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट क्या वाकई में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए? ये बड़ी खबर अभी अभी मैंने आपको दी, बाबा बालकनाथ जीत चुके हैं सर। नहीं, देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी में राज्य में जिस तरह से कांग्रेस का भी पतन का कारण यही बना था। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी की जब चली देश में, और जब इंदिरा गांधी के नाम पे वोट होने शुरू हुए, तो उसके बाद क्या हुआ, क्षेत्रीय नेता खत्म होते चले गए। वही आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है कि उनके नाम पर यदि वोट होगा, क्षेत्रीय नेतृत्व खत्म होता चला जाएगा, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं वो जनता के साथ विश्वासघात होगा। क्षेत्रीय नेता खत्म होंगे और एक केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर। दूसरी बात, यदि हम आज़ादी से लेकर अब तक देखें तो भारत में केंद्र के ऊपर यदि हम करें तो पूरे देश का एक लीडरशिप के विश्वास रहा है और देश करता रहा है, चाहे वो नेहरू जी का कार्यकाल हो या इंदिरा जी का रहा हो, लाल बहादुर शास्त्री, जो भी पीएम रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लफ्ज, अल्फाज, कागज, किताब की बातें बेमानी हैं। तुम कहते रहो, मैं सुनते रहूं, बस सिर्फ इतनी सी कहानी है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ कहें, जनता सुन ले। जो इन्होंने 2014 के इलेक्शन में जनता के साथ वायदा किए, ये 2019 तक भूल गए। 2019 में, मनीष जी एक मिनट में, मैं नहीं बोलता किसी के बीच में, आप अपने बारे में बोलिएगा। 2014 में जो भी इन्होंने वायदा किया, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार का रहा हो, महंगाई का रहा हो, बेरोजगारी का रहा हो, इन्होंने कहा था कि महिलाओं के लिए कि चुनाव वोट डालने जाने से पहले सिलेंडर को प्रणाम करके जाइएगा। आज उसको 1200 रुपए तक पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी जी 2019 तक भूल गए। 2019 में जो इन्होंने दूसरा वायदा किया देश के साथ, वो 2023 में भूल जाएंगे, 24 में नए वायदे के साथ आएंगे। क्या ये देश के साथ धोखा नहीं है? देश की जनता के साथ गद्दारी नहीं है। लेकिन आज विक्ट्री है, एक मिनट, देश की जनता के साथ गद्दारी, बिल्कुल गद्दारी है, बिल्कुल आप वायदा करेंगे और से यदि आप पलटेंगे, कैसे चलेगा? आप महंगाई की बात नहीं कर रहे, व्यवसाय मेरी भाषा है, आप अपने मैनर्स भूल गए। ये देश की जनता मैनर्स भूल गए आप, गद्दारी है। मैनर्स भूल गए, मैनर्स भूल गए। मैं फिर कह रहा हूं, नाराजगी नहीं सर, नाराजगी नहीं, इतनी लड़ाई, ये गद्दारी है जो आप वायदा करते हैं पूरा नहीं करते। संजय जी, इतनी लड़ाई तो बीजेपी और कांग्रेस में भी नहीं हो रही होगी, इतनी लड़ाई मत लड़िए। आज तो जीत और हार का दिन है। इन्होंने रोका है जो वायदा किया इन्होंने, लेकिन आप उस पर काम नहीं करेंगे और छलावा करेंगे हर वक्त। छलावा करने वाले हार गए। बताइए रोजगार कहाँ है? छलावा करने वाले व्यवसाय कहाँ है? लेकिन व्यवसाय कहाँ है? बिल्कुल रोजगार है। दो करोड़ व्यवसाय बताइए ना। महंगाई क्यों बढ़ी बताइए? कोई कमी नहीं है। शिक्षा का स्तर क्यों गिरा ये बताइए। अरे ये बताइए, लोग क्यों परेशान है महंगाई से, बताइए। वोट कैसे मिल रहे हैं? हाँ, वोट कैसे मिल रहे हैं? 5 किलो राशन देकर आप कहते हैं कि भारत विकास कर रहा है। नहीं देना चाहिए क्या सर? नहीं, 5 किलो राशन क्या नहीं देना चाहिए? प्रधानमंत्री जी, मेरा गरीबों को सर, मनीष जी एक सेकंड आप रुकिए, एक सेकंड सर। गरीबों को क्या खाना नहीं देना चाहिए? गरीबों को, ग्रामीणों को क्या आवास नहीं देना चाहिए? क्या उनके लिए योजनाएं नहीं चलाई जानी चाहिए? आपने राजस्थान में तो इसको लेकर सवाल नहीं उठाया जब चिरंजीवी बीमा योजना शुरू की गई, जब वहां पर बिजली फ्री यूनिट देने की बात की गई। कर्नाटक में, तेलंगाना में इसका ऐलान किया गया, गारंटी वर्सेस फ्रीबीज, जाने क्या क्या बातें। तो ये इस बात होगी तो चर्चा इन सब पर होगी ना सर। एक और 72,000 रुपए की पेंशन की बात करी थी उन्होंने, 72,000 रुपए हर फैमिली को देंगे। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगी। अरे माफी मांगो मोदी जी को, आप चिल्लाइए मत। इन्होंने मोदी जी को तेलंगाना की तस्वीरें दिखाने चलिए,
एक सेकंड सर, रेवंत रेड्डी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रेवंत रेड्डी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जरा ये तस्वीरें भी इस वक्त देखते चलते हैं, क्योंकि 9 सीटों पर बीजेपी को तेलंगाना में बढ़त मिली हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस 65 सीटों के साथ लीड कर रही है। बीआरएस 39। बीआरएस को यह लग रहा था कि इस बार भी सरकार वही बनाएगी, लेकिन कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन। आपको सोनिया गांधी का बयान याद करना चाहिए, किस तरीके से वहां पर चुनावी कैंपेन में जीतने की बात सोनिया गांधी ने की। अभी रेवंत रेड्डी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जहां पर लीड करती हुई कांग्रेस तेलंगाना में नजर आ रही है। और आज के लिए जो खुशखबरी अगर किसी राज्य से निकलकर सामने आई है कांग्रेस के लिए, तो वो तेलंगाना से ही देखने को मिली है। मनीष जी, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मध्य प्रदेश में हम बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा मार्जिन कैसे, एक कंसेप्शन रखा गया। सब बस मैं आती हूं आपके पास। एक ये नैरेटिव सेट किया गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो नाराज चल रहे थे। ग्वालियर चंबल का पूरा संभाग जिसकी जिम्मेदारी सिंधिया पर थी, क्या आपको लगता है कि वो जो नाराजगी को लेकर जो कहानियां बनाई गई वो सारी झूठी साबित हुई, क्योंकि वहां पर तो बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा देखने को मिल रहा है? नहीं देखिए, और एक सपोर्ट मिला वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से। सभी रीजन में भाजपा को बढ़त मिली है। इसका मतलब यह है कि वोटर नाराज हो सकता है, कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं, लेकिन जब बात पार्टी के हित की आती है तो वो नाराजगी उनकी बाद के लिए टल गई। लेकिन अभी वोट डालेंगे, अभी मेहनत करेंगे, एक फैक्टर तो ये था। दूसरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से हम्बल तरीके से उन्होंने व्यवहार किया, लोगों में ये मैसेज गया कि इनको ना तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की भूख उन्होंने है। कहा मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं। हाँ, उन्होंने ये बात तभी जाहिर कर दी। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहा कि इस बार शिवराज सिंह चौहान भले ही फ्रंट में नहीं थे, जन आशीर्वाद यात्रा का चेहरा भी नहीं थे, लेकिन उनकी मेहनत थी। एक दिन में 10 से 15 रैलियां की हैं। वहीं कमलनाथ दिन में एक रैली करके चले आते थे। नहीं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के मन में कसक नहीं थी क्या सर? कसक थी उनके मन में कि इतनी बार बीजेपी को जिताने के बाद, मुख्यमंत्री 3 बार बनने के बाद, मध्य प्रदेश में काम करने के बाद भी अब जब इलेक्शन हो रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान का सामने चेहरा नहीं रखा गया। कसक तो थी, उन्होंने कहा कि मैं छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे मेरे जो लाडली बहनाएं हैं उनको बड़ा दुख होगा इससे। पूर्णिमा जी, पिछली बार शिवराज जी चौहान चुनाव हारे थे, जीते नहीं। उनकी मजबूरी थी, फिर भी उनको शिवराज जी चौहान की मजबूरी थी। व्यापम से लेकर ईडी से लेकर वो चुनाव हारे मोदी जी ने, नहीं, पर ये मुद्दा तो कांग्रेस ने इस बार भी उठाया है। जिस आदमी को 4 बार से लेकर नजर से लेकर बना दिया हो, शिवराज चौहान ने उसके मन में देखिए मुख्यमंत्री बने रहेगी। यदि कांग्रेस की सरकार होती, मनमोहन सिंह के मन में होता तो जेल में होता मुख्यमंत्री। कैसे मनमोहन सिंह के मन में थी कि मैं फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कैसे बात कर रहे हैं आप? कसक का कोई मीनिंग नहीं होता, कुछ नहीं है। वो शिवराज सिंह चौहान को दिया है। वो कितनी बार तो सांसद बन लिए, कि 4 बार वो मुख्यमंत्री रह लिए, 2005 से लेकर 2023 तक।